एक बात बड़ा कभी कभी कुरेदती है कि मामला ये तालिबान और अफगानिस्तान का है तो इससे भारत से ताल्लुकात क्या है। उन्होंने कहा कि जब देश का राष्ट्रपति ही भगोड़ा साबित हो गए तो आखिर में हम अपनी सेना को वहाँ रोक करके क्या करेंगे, हमसे क्या मतलब है। उत्तर प्रदेश में तालिबान का मुद्दा उछाला जा रहा है, इसके पीछे सीधे जो है हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की एक साजिश है। इस मिट्टी में मैं पैदा हुआ, जिसकी माटी में मैं लौट करके चलना सीखा, उस देश के साथ जो है कि मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भारतीय हूँ और भारत की एकता अखंडता के लिए मैं मरते दम तक संघर्ष करूंगा। ये मुसलमानों की देशभक्ति है। हम तो कहते हैं कि मुसलमानों की देशभक्ति पर अगर कोई संदेह व्यक्त करता है तो यह देश के साथ, अपनी कौम के साथ बेईमानी करता है। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूआरएन। 15 अगस्त का दिन इतिहास में एक और घटना के लिए दर्ज कर लिया गया और वो घटना थी तालिबान की अफगानिस्तान में काबिज होने की, जिसकी बात से ही तमाम वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है कि किस तरह से अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो किस तरह से अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर प्लेन के टायरों में लटके हुए दिख रहे हैं, तो किस तरह से जो है प्लेन के पंखों में दिख रहे थे। आखिर क्या वजह थी कि वहाँ के लोग, अफगानिस्तान के लोग अपना मुल्क छोड़ने को मजबूर थे और इसके बाद इतनी ज़्यादा जो सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं उसके बावजूद अभी तक कोई ऐसी जो है बयान हमारे इंडिया की तरफ से नहीं देखने को मिला है। इसी की सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, तो हम इनसे भी पूछेंगे कि इनका उस मुद्दे पर क्या कहना है। तो सर, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। देखिए, जो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का सवाल है, तो तालिबान के लोग जो है कि आत्मघाती दस्ता तैयार करके वहाँ की सरकार को जो है कि मुसीबत में डालना चाहते हैं। और जैसा कि हुआ कि वहाँ के जो राष्ट्रपति रहे हैं अफगानिस्तान के, मोहम्मद गनी साहब, वो कहीं भाग गए, अपना देश ही छोड़ करके बाहर भाग गए। और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जी ने जो अपनी सेना उनकी मदद के लिए भेजना चाहते थे या सेना लगाए थे, तो उन्होंने कहा कि जब देश का राष्ट्रपति ही भगोड़ा साबित हो गए तो आखिर में हम अपनी सेना को वहाँ रोक करके क्या करेंगे, हमसे क्या मतलब है। लेकिन एक बात बड़ा कभी कभी कुरेदती है कि मामला ये तालिबान और अफगानिस्तान का है तो इससे भारत से ताल्लुकात क्या है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ, भारत देश में देख रहा हूँ कि तालिबान अभी कल एक समाचार चल रहा था, गाजीपुर में तालिबान। अरे गाजीपुर में तालिबान, अलीगढ़ में तालिबान, या भारत में तालिबान हो चाहे उत्तर प्रदेश में तालिबान, का मतलब क्या है। इसके पीछे जो उत्तर प्रदेश में तालिबान का मुद्दा उछाला जा रहा है, इसके पीछे सीधे जो है हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की एक साजिश है। कोई भी मामला आता है, हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, ईद और दिवाली, इस तरह कब्रिस्तान और शमशान की बातें, और यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है। हम तो कहते हैं कि मुसलमानों की देशभक्ति पर अगर कोई संदेह व्यक्त करता है तो यह देश के साथ, अपनी कौम के साथ बेईमानी करता है। हम लोग तो गाजीपुर के रहने वाले हैं, क्या ब्रिगेडियर उस्मान शेख जी को मैं भूल जाऊं क्या। डॉक्टर मुख्तार अंसारी के देश के प्रति जो आस्था रहा, उनका लगाव रहा कि जो है कि जिन्ना ने कहा कि आप आइए पाकिस्तान में, आपको वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल बनाएंगे, आपको सेना का सबसे बड़ा अधिकारी बनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ, जिसकी माटी में मैं लौट करके चलना सीखा, उस देश के साथ जो है कि मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भारतीय हूँ और भारत की एकता अखंडता के लिए मैं मरते दम तक संघर्ष करूँगा। ये मुसलमानों की देशभक्ति है। आज जो लोग मुसलमानों की देशभक्ति पर संदेह व्यक्त करते हैं, वास्तव में अगर देखा जाए, उनके इतिहास को खंगाला जाए, तो जो लोग मुसलमानों को देशद्रोही करार देते हैं, देश से बाहर करने की बात करते हैं, उनका देश की एकता से, अखंडता से कोई मतलब नहीं है और देश की आज़ादी में उनके पूर्वजों का कोई योगदान नहीं है, बल्कि वह जो है कि अंग्रेजों की मदद करने का काम किए, खुफिया एजेंट की तरह काम किए। आज वही लोग जो है बहुत बड़े देशभक्त बने हुए हैं। हम लोग भी जिस निषाद समाज के लोग हैं, हमें तो गर्व होता है कि मैं उस निषाद समाज में पैदा हुआ हूं, कि हमारे समाज के लोगों ने अंग्रेजों को नदियों में, जब कोई परिवहन का साधन नहीं था नौकाओं के अलावा, अंग्रेजी सेना को हमारे लोग जगह जगह डुबा करके मारने का काम किए, थानों में आग लगाने का काम किए। लेकिन खेद का विषय यही होता है कि देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों और निषादों ने दिया, सिखों ने दिया। लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम की पेंशन मिलती है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलती है जो देश के साथ गद्दारी करने का काम किए थे, जो अंग्रेज़ों को जो है भारतीय
देशभक्तों का खुफिया एजेंट के रूप में काम किए थे, देश के साथ गद्दारी का काम किए थे, आज वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनते हैं। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का कहता है। हमारे पूर्वज जो है लोचन मल्ला और ज्वाला जी जो है समाधान निषाद, यही सत्ती चौरा घाट पर जो है जब पेशवा जी से नाना साहब पेशवा से जब अंग्रेजों का समझौता हो गया था, 40 नावों पर लदी हुई सेना इलाहाबाद भेजी जा रही थी गंगा नदी के माध्यम से। लेकिन हमारे पूर्वजों पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि क्या बताइए कि ये निषाद समाज वाले जो हैं, ये जो देश को गुलाम बनाए हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। हमारे लोचन मल्ला और समाधान निषाद ज्वाला सिंह ने संकल्प लिया, आपस में समझौता किया कि जब बीच धार में नाव जाएगी हम लोग नाव के पेदे को फाड़ करके उसके तारकोल में आग लगा करके अंग्रेजों को डुबाकर मारने का काम करेंगे। और अंग्रेजों को उन्होंने डुबाकर मारा। उसका कमांडर थॉमसन और एक सैनिक बच गया और जा करके जब ब्रिटिश हुकूमत के हुक्मरान से कहता है कि कानपुर के अगल बगल वहाँ एक जाति पाई जाती है जिसे निषाद कहा जाता है, वह बड़ी ही खुखार है, वह बड़ी मार्शल कौम है। उसी समय जो है ब्रिटिश हुकूमत ने कहा था कि निषाद इज ए क्रिमिनल एंड मिलिटेंट कास्ट। लेकिन हमारे लोग इससे भी हतोत्साहित नहीं हुए। हमारे लोगों के घर फूंक दिए गए, तेल डीजल पेट्रोल किरोसिन छिड़क करके। लेकिन हमारे लोग देश की आज़ादी के लिए जो है अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे। और 1871 में हमारे समाज को विशेषकर चाहे जो देश के लिए लड़े थे, चाहे वो मल्लाह हो, लोध हो, कहार हो, केवट हो, भर हो, बंजारा हो, इन जाति गुजर हैं, इन जातियों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, जराइम पेशेवर जाति घोषित किया था। 1878 में 4 एक्ट, नॉर्दर्न इंडिया फिशरीज एक्ट, नॉर्दर्न इंडिया माइनिंग एक्ट, नॉर्दर्न इंडिया फॉरेस्ट एक्ट और नॉर्दर्न इंडिया फेरीज एक्ट, 4 एक्ट बना करके हमारे जो जल से जुड़े हुए हमारे पेशे थे, रोजी रोटी के साधन थे, उन्हें अंग्रेजों ने छीनने का काम किया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया। यह सत्ता का हस्तांतरण था, देश को आज़ादी नहीं कही जा सकती। यह सत्ता का एक समझौते के तहत हस्तांतरण हुआ। और हमारा जो निषाद समाज है, चाहे वो जो क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियां थीं, उन जातियों को 31 अगस्त 1952 को जाकर के आज़ादी मिली। तो जो आज ये तालिबान और अफ़गानिस्तान की बात कर रहे लोग हैं, यह केवल जो है कि भारत में जो है हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। यह नफरत की भावना पैदा करना चाहते हैं। ये छल कपट झूठ फरेब की राजनीति करने वाले लोग, जो उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव होने वाला है उसमें वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के लिए इस तरह की हवा उड़ाई जा रही है, मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है। लेकिन देश और उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। अब बहुत हो चुका देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण। लेकिन देश की जनता को रोजी रोटी और अधिकार चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी चाहिए। आज हमारे शिक्षित बेरोजगार, हमारे पढ़े लिखे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें घर परिवार चलाना आत्मदाह कर रहे हैं। लोग नौकरी मांगने जा रहे हैं, नौकरियों में भी बेईमानी हो रही है, तमाम तरह का वो किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों, चाहे आंगनबाड़ी की हो, चाहे आशा बहुएं हो, चाहे हमारे 69,000 जो शिक्षकों का मामला हो, तमाम ऐसे लोग अगर वो अपने हक हकूक़ की बात करते हैं, जो लोकतंत्र में एक व्यवस्था है धरना का, प्रदर्शन का, अनशन का, तो हमारे लोगों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, फर्जी मुकदमे कायम करके परेशान किया जा रहा है। तो यह जो है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपना हक मांगने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। सर, अगर इसकी बात करें वीआईपी पार्टी की, तो वीआईपी पार्टी जानी ही जा रही है। जब से उत्तर प्रदेश में उसने कदम रखा है तो अपने भव्य आयोजनों के लिए ही ज़्यादातर जानी जाती है और अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है कि किस तरह से उन्होंने अपना भव्य कार्यक्रम किया और किस तरह से उनकी कार्यक्रमों में बाधाएं आई। ऐसी ही अभी पिछले कुछ दिनों से फूलन देवी जी चर्चा में थी। लेकिन अब सर क्या ऐसा होगा कि जो है वीआईपी कार्यालय में क्या ऐसा कार्यक्रम की कोई उम्मीद है कि अब फिर से कोई कार्यक्रम ऐसा होगा? देखिए, आगामी 25 अगस्त का दिन जो है हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों से, विशेष चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पिछड़े एक समान। तो जो ये पिछड़े वर्ग को बड़े लंबे जद्दोजहद के बाद काका कालेलकर आयोग बना 1953 में, 1955 में वो अपनी रिपोर्ट दिया। लेकिन वर्ण व्यवस्था के पोषकों ने जो पिछड़ों, दलितों, वंचितों को ज़मीन पर नहीं बैठने दिया, पढ़ने से रोकने का काम किया। एकलव्य का अंगूठा काटा गया, द्रोणाचार्य के द्वारा काटा गया या कटवाया गया। आज जो है देश की सरकार द्रोणाचार्य के नाम पर पुरस्कार देती है, अर्जुन के नाम पर पुरस्कार देती है, लेकिन एकलव्य गुरु शिष्य परंपरा में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। उनका अंगूठा नहीं, आज अंगूठा कटवा दिया गुरु भक्ति में आकर के, लेकिन उनके नाम पर पुरस्कार नहीं। ये इस तरह की बेईमानी तो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट नहीं। 1979 में
जो है कि बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी यादव बिरादरी के थे, वो मधेपुरा से सांसद थे और वे 51 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे और उनके साथ जाति भेदभाव किया गया था। एक पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के बड़े नेता, बरौनी रिफाइनरी से तेल रिस करके गंगा नदी में चला गया और आग लग गया। ये रासायनिक गुणधर्म होता है कि पानी और तेल का जब घर्षण होता है तो स्वाभाविक तौर पर आग लग जाती है। तो सदन के अंदर पंडित विनोदानंद झा ने कहा था कि अगर नंजतिया और सुद्रवा प्रदेश का और गुअरवा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनी है तो दैवी प्रकोप अबे न करी, गंगा जी में अगिया लगबे न करी। तो इस तरह से बीपी मंडल जी एक जमींदार परिवार के थे। हाँ, दुर्भाग्य यह था कि वो अहिर बिरादरी में पैदा हुए थे, ग्वाला के घर में पैदा हुए थे। उनके ऊपर टिप्पणी की गई, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ मंडल कमीशन की रिपोर्ट को तैयार करने के लिए वह जो है कि 17 प्रदेशों का दौरा करके मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार किए और उन्होंने अनुशंसा किया था कि सभी स्तरों पर जो है सरकारी सेवाओं में और अन्य सभी स्तरों पर पदोन्नति में भी, चाहे जमीन जिनके पास ना उनको जमीन का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट, लेकिन वह 10 वर्षों तक वह जो है अलमारी में बंद होकर धूल चाट रही थी और जनता दल की सरकार 1990 में बनती है और प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी बनते हैं और शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी के प्रयासों से जो है 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। पूरे देश में सामंतवादी जाति के लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया, रोडवेज की बसें फूकी जाने लगी, ट्रेन रोकी में आग लगाई जाने लगी, सरकारी संपत्तियों को हजारों करोड़ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। अरे भाई, मैं तो हक की बात कर रहा हूं। अगर हम 4 भाई हैं, अगर एक भाई जो है कि 3 भाइयों का हिस्सा ले ले तो बताइए क्या यह न्याय कहता है? क्या जो लोग सदियों से सताए हुए हैं, दबाए हुए हैं, पददलित किए गए हैं, उनके देश के स्वस्थ निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए सभी लोगों, जब तक हर व्यक्ति का विकास नहीं होगा, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य शिक्षा नहीं मिलेगी, उसको रोजी रोटी का साधन मुहैया नहीं कराया जाएगा, तो एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना करना ही बेईमानी है। तो बीपी मंडल जी मंडल मसीहा हैं और बीपी मंडल जी की जयंती 25 अगस्त को है। उनका जन्म जो है कि 25 अगस्त 1918 को जो है, मुरहो स्टेट है मधेपुरा में, सहरसा में पहले पड़ता था और उनका जन्म, बड़ा सौभाग्य की बात है कि उनके पिताजी जो है कि स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे बनारस में और बनारस में ही उनकी पैदाइश हुई और जिस दिन वो पैदा हुए दुर्भाग्य रहा कि एक दिन पहले उसी दिन उनके पिताजी दिवंगत हो गए। लेकिन बीपी मंडल की देन है कि आज जो 27% आरक्षण मिला है पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो उन्हीं की जयंती के अवसर पर वीआईपी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हम लोग बीपी मंडल जी की जयंती का आयोजन करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और यह संकल्प लेंगे कि हमें 27 से अब काम नहीं चलेगा, हमारी ओबीसी की जातिवार जनगणना हो जानी चाहिए। अगर हमारी 54% आबादी है, मंडल कमीशन के तहत 52.10% आबादी थी, तो हमें 52 या 54% आरक्षण के लिए संघर्ष करना है। कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और निजी क्षेत्रों के, निजी क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, अधिष्ठान प्रतिष्ठान है, उनमें आरक्षण के लिए हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और 25 अगस्त को ही बीपी मंडल जी की जयंती के अवसर पर वीआईपी पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को जो नामित किए जा चुके हैं, उन्हें बुला करके हमें उनके कैडर बेस का प्रशिक्षण देना है और उन्हें कैसे कोई कार्यक्रम प्रदेश से जारी होता है, कैसे उनका क्रियान्वयन जिलों में होना चाहिए, उसके बारे में उनको दिशा निर्देश करेंगे। और 31 अगस्त को विमुक्त जनजाति दिवस है। अंग्रेज जो हमें जराइम पेशी अपराधी जाति घोषित किए गए थे, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन 31 अगस्त 1952 को जो है अपराधी जाति जो जातियां घोषित थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उन्हें आज़ादी मिली। तो हम लोगों की ये मांग उस दिन करेंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से विमुक्त जातियों को अलग से आरक्षण का कोटा दिया जाता है, उसी तरह से शिक्षा में, सेवा आयोजन में, बजट प्रोविजन और स्थानीय निर्वाचन में विमुक्त जनजातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त 1990 को जो राष्ट्रपति जी की प्रथम अधिसूचना जारी हुई थी आरक्षण के परिपेक्ष में एससी और एसटी के लिए, तो मझवार जाति उत्तर प्रदेश में तुरैया, गोंड, खरवार, खैरहा, खरोट, शिल्पकार और पासी तड़माली अनुसूचित जाति में शामिल है। हम लोगों को उस दिन 31 अगस्त को हर जिले में धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मांग उठाएंगे कि जब चमार, जाटव, धुसिया, झुसिया की सारी पर्यायवाची जातियाँ, जाटव, जाटवी, अहिरवार, दबकर, मोची, क्रुइल, रैगर आदि, धर्मी, रमदसिया, शिवदसिया, रैदासी, नीम, पिपैल, करदम, दोहरा, दोहरे, अहिरवार, शंखवार,
कुरील को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र चमार और जाटव के नाम से दिया जाता है, तो सेंसस ऑफ इंडिया 1961 में जो माझी, मल्लाह, केवट, राजगुण, मुजाबिर को मझवार की पर्यायवाची माना गया है, उन्हें मल्लाह, केवट, माझी, बिंद को मझवार का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। धीमर, धीवर, तुरहा, तुराहा को तुरैया के नाम से, गुड़िया, धुरिया, रायकवार, बाथम, धीमर को गोड़ के नाम से, और भौर, राजभर जाति को जो है पासी, तड़माली के नाम से जो है प्रमाण पत्र जारी करने का अगर शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार विधेयक लाए, हम लोग इसकी मांग करेंगी। और राम और निषाद राज के नाम पर तो बड़ी राजनीति हो चुकी, लेकिन आज राम की नैया को पार लगाने वाले निषाद मछुआरों की नैया मझधार में पड़ी हुई है। सारे हमारे परंपरागत पेशे वर्तमान सरकार के द्वारा जो है बाहुबलियों को, पूंजीपतियों को, मत्स्य माफियाओं, बालू माफियाओं को हाथों में दे दिया गया है। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अगर अपने को राम भक्त मानते हैं, निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला देते हैं, तो राम भक्त निषादों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देकर हमारे परंपरागत पेशों को बहाल करें। अन्यथा 2022 के चुनाव में, जो 2014 में, 17 में, 19 में भारतीय जनता पार्टी को अर्थ से फर्श तक पहुंचाने का काम हमारा 12.91% आबादी, कोई ऐसा नहीं कि पौआ वाली जाति हमारी झौगा वाली जाति है, तो 12.91 लगभग 13% आबादी है, और 3.57 यानी 3.5% आबादी हमारे लोधी और किसान जो हमारे सहोदर भाई हैं। 16.5% उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी है, और 2% 3% का खेल मिशन 2022 में होने वाला है। निषाद जिधर जाएगा उसी की नैया पार लगेगी, और निषाद जिसका विरोध करेगा उसकी नैया, चुनावी नैया डूब जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वीआईपी पार्टी का उससे गठबंधन हो, तो हमारे मझवार, तुरैया, गोंड, खरवार को या तो परिभाषित करें, या पूर्ववर्ती सरकारों ने जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है समय समय पर, उस प्रस्ताव को स्वीकार करें। राबड़ी देवी और नीतीश कुमार की सरकार ने जो बिहार में निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, नुनिया, भर और तुरहा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। झारखंड की सरकार ने भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। माझी, मझवार की भांति जो जनजाति में शामिल है मध्य प्रदेश में, निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, धीमर, धीवर, रायकवार, बाथम और भोई को माझी, मल्लाह, मझवार का एसटी का प्रमाण पत्र जारी करने की जो मांग हमारी है, अगर केंद्र की सरकार शीतकालीन सत्र में विधेयक ला करके पूरा करती है, तो निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करेगा, भाजपा की नैया को पार लगाएगा। अन्यथा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। बिहार में हमारा राजग से गठबंधन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम यूपी में भी गठबंधन करेंगे, हम झारखंड और मध्य प्रदेश में गठबंधन, ऐसा नहीं होगा। आरक्षण हमारा सबसे संवेदनशील मुद्दा है। अगर भाजपा अपने हृदय विशाल करके अगर हमारे समाज से किया हुआ वादा पूरा करती है, फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स के संकल्पों को पूरा करती है, तो हम भाजपा के साथ जाने में कोई हमारा विरोध नहीं है। हम लोग सहर्ष भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाएंगे, गठबंधन करेंगे। अगर भाजपा वादा फिर करती है तो हमें वादे पर विश्वास नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि बिल्ली का मुंह एक बार गर्म दूध से जल जाता है तो वह छाछ और माठ को भी फूंक करके पीती है। तो अब भाजपा के वादे पर हमारा विश्वास नहीं है। अब वादा नहीं, काम चाहिए। हमें अनुसूचित जाति के आरक्षण का शासनादेश चाहिए। तो भाई ये थे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो आरक्षण का मुद्दा इतने दिनों से चला जा रहा है, उस पे इन्होंने जो तमाम सवाल उठ रहे थे कि किस तरह से गठबंधन की जो अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर भी इन्होंने साफ कर दिया कि किस तरह से अगर ये बीजेपी से गठबंधन करते हैं तो किन शर्तों के साथ करते हैं। और अगर बात करें वीआईपी के जो कार्यक्रमों की, तो उस पर भी उन्होंने बताया कि आगामी 25 अगस्त को और 31 अगस्त को वीआईपी कार्यालय में किस तरह से जो है आयोजन कराया जाएगा, उसकी जैसी भी अपडेट्स रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए देखते रहिए यूएन।